हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश प्रजापति आज आपकी फिजिक्स की क्लास को पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 5 का पार्ट 1 करवा दिया था, विद्युत चालन तथा ओम का नियम। उसमें कि मैंने कुछ हेडिंग करवाई थी और उसी के आगे के क्रम में मैं आज आप लोगों को 2 या 3 हेडिंग जो भी कराऊंगा। और वीडियो को अच्छे से देखना और समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कॉपी पर नोट करके हमें ग्रुप में दिखाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज लेसन 5 का पार्ट 2 नंबर है। पार्ट 1 मैंने पहले कराया था, तो पार्ट 2 में जो हेडिंग है हमारी वो विद्युत चालन। विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स चालक, चालन, विद्युत चालन। अब विद्युत चालन का तात्पर्य क्या है? जनरली करंट के बहने से है, आप लोग जानते होंगे। अब विद्युत चालन को परिभाषित अगर किया जाए तो कैसे किया जाएगा, आप लोग लिखेंगे कॉपी पर। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही विद्युत चालन कहलाता है। फिर से लिखेंगे, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर से होता है। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही विद्युत चालन कहलाता है। तथा इन आवेशित कणों को आवेश वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेशित कणों को आवेश वाहक कहा जाता है। वाहक का मतलब ले जाने वाला, वाहक का मतलब ले जाने वाला। तो जो आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, धनायन हो गए, ऋणायन हो गए, ये हमारे क्या हैं? आवेशित कण हैं, या कह सकते हैं आवेश वाहक हैं। ये क्या करते हैं? विद्युत चालन करवाते हैं। यानी कि विद्युत आवेशित कण, ये मतलब अपने ऊपर समझ लो कि करंट को लेकर अपने साथ में लेकर चलते हैं, जिससे विद्युत चालन होता है। और विद्युत चालन जनरली मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जो कंडक्शन जितने भी चालक हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट को कैरी करते हैं, ले जाते हैं। तो अब बात करते हैं, ये आवेश वाहक होते हैं। अब जो विद्युत चालन होता है वो ठोसों में जो होता है सबसे ज्यादा होता है, धातुओं में सबसे ज्यादा होता है। जैसे धातुओं में या ठोसों में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनों, ऋणायनों और धनायनों के द्वारा होता है विद्युत चालन। और वहीं बात करें तो जो द्रवों में होता है, आप लोग जहां तक परिभाषा लिखें उसके आगे लिखेंगे, आगे लिख लो, लिखो कि द्रवों में विद्युत चालन धनायनों, ऋणायनों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। द्रवों में विद्युत चालन धनायनों, ऋणायनों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, तथा इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। जो द्रवों में करंट का बहना होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है द्रवों में। अच्छा, आगे बात करें गैसों में, तो गैसों में भी क्या करंट बहती है? जी हाँ, बहती है। कैसे बहती है?
गैस जनरली क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, अचालक होते हैं, लेकिन जब उनको ये गैसें क्या होती हैं, हाई प्रेशर पर जो है बंद रहती हैं, हाई प्रेशर उनके ऊपर रहता है। जब उनका प्रेशर कम किया जाएगा, लो प्रेशर पर लाया जाएगा, यानी उनको दबाव कम किया जाएगा और जो है बाहर से विभवांतर दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, उनमें कंडक्शन का गुण पाया जाएगा, चालन का गुण पाया जाएगा। और उनमें चालन किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के द्वारा होगा, ऋणायनों के द्वारा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के द्वारा उसमें चालन होगा। और जो गैसों में विद्युत चालन होगा उसे विद्युत विसर्जन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा विद्युत चालन। विद्युत चालन क्या होता है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, स्थानांतरण हो जाना, विद्युत चालन। विद्युत चालन में जो आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उनको आवेश वाहक कहते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है, द्रव में जो विद्युत का चालन होता है उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं, और गैस में जो विद्युत का चालन होता है उसे विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठोसों में विद्युत चालन, द्रवों में विद्युत अपघटन, गैसों में विद्युत विसर्जन। काम एक ही है लेकिन अलग अलग जो है पदार्थों में उनका नाम अलग अलग है, और तीनों का मतलब ही होता है विद्युत चालन, करंट का बहना। तो ये थी हमारी हेडिंग विद्युत चालन। अगली नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे चालक में विद्युत धारा। चालक में विद्युत धारा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, चालक में विद्युत धारा। आप लोग लिखते रहेंगे, मैं जो भी परिभाषा बोल रहा हूं वो आप लोग सटीक तरीके से कॉपी पर लिख लेंगे और लिखने के बाद दिखाएंगे जरूर। अब बात करते हैं चालक में विद्युत धारा। चालक में विद्युत धारा कैसे बहती है, तो जो हमारे चालक होते हैं उसमें ज्यादातर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8, फिर 18, 32, जो भी 2n² के हिसाब से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो बाहरी कक्षा फिल नहीं है, बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए एक्स्ट्रा, जैसे बात करते हैं सोडियम की Na, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, 2 और 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, जो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री होता है, और जैसे ही इसको बाहर से आवेश मिलता है ये अपनी कक्षा छोड़कर निकल लेता है, और करता क्या है, ये आवेशित हो जाता है और अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ेगा, धनायन की ओर बढ़ेगा। जिधर से आवेश आ रहा होगा, यानी धनायन धारा की दिशा जिधर से आ रही होगी उसके विपरीत बढ़ेगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन आपस में अट्रैक्टिव होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन धनायन की ओर बढ़ेगा। अब धनायन की ओर बढ़ेगा तो ये क्या कर रहा है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। इस तरह से चालक में क्या होगी, विद्युत धारा बहने लगेगी। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को पहचाना कैसे जाए। तो जिन भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेस देन 4 होगी, इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 यानी कि इलेक्ट्रॉन 4 से कम है बाहरी कक्षा में, तो वो सभी पदार्थ क्या होंगे, चालक पदार्थ होंगे। और जिसमें 4 होगी वो क्या होंगे, अर्धचालक होंगे, और जिसमें 4 से अधिक होगी वो क्या होंगे, अचालक होंगे।
अगर 4 है तो क्या होंगे अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन का नाम सुना होगा आप लोगों। और जो 4 से अगर बड़े हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो अचालक, जैसे प्लास्टिक रबड़ हो गई, ये अचालक। तो ये होते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। तो हाँ, हमने हेडिंग क्या लगवाई, चालक में विद्युत धारा। तो लिखेंगे आप लोग कि चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है, जिसकी दिशा धारा की विपरीत दिशा में होती है। फिर से लिखेंगे, चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है, जिसकी दिशा विद्युत धारा की विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा विद्युत धारा के विपरीत होती है। तो ये हो गई हमारी हेडिंग, चालक में विद्युत धारा। अब अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल। हेडिंग रहेगी, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल। इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल। इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल। आप लोगों ने पढ़ा चालक में विद्युत धारा कि जब चालक को बाहर से आवेश दिया जाएगा, विभवांतर दिया जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, एक वेग उत्पन्न हो जाएगा। और वेग करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को आगे लेकर जाएगा। अब जब चालक को बाहर से आवेश दिया गया, मान लो ये चालक में परमाणु है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल लिए बाहर को, ये इलेक्ट्रॉन बाहर को निकलेगा तो यहां पर कहीं धनायन होगा, तो ये धनायन से टकराएगा। क्या होगा, धनायन से टकराएगा और ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जो बाहर से आवेश है इसका, वो इस धनायन की तुलना में अधिक होगा। बात समझिएगा, जो ये बाहर से बैटरी का आवेश दिया गया इसको, तो ये आवेशित होकर बाहर निकला और बाहर इसको धनायन मिल जाएगा। तो ये धनायन की ओर अट्रैक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये धनायन की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसका आवेश ज्यादा है, जिसके कारण ये धनायन से टकराने के बाद फिर दूसरी दिशा में बढ़ जाएगा और दूसरी दिशा में फिर एक धनायन मिलेगा, उधर को बढ़ेगा, फिर वहां से टक्कर के बाद अलग किसी दिशा में चला जाएगा। उधर धनायन होगा, अलग किसी दिशा में चला जाएगा टकराकर, क्योंकि ये आवेशित कण है। और आवेशित कण क्या करेगा, वो धनायन के प्रति अट्रैक्टिव तो होगा, लेकिन उसका जो धनायन के प्रति अट्रैक्टिव होना है, वो धनायन की तुलना में जो बाहर से आवेश दिया जा रहा है वो कहीं ज्यादा होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, यानी पूरे चालक में चलता रहेगा। ये जो चालक है तुम्हारा, इस चालक में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करता रहेगा, ये चलता रहेगा, धनायन से टकराएगा तो अनियमित दिशाओं में गति करता रहेगा अपना। और इस तरह से जो गति कर रहा है, तो यहां से देखिए, एक इस धनायन से टकराया, उसके बाद इस धनायन से टकराया, तो ये दो धनायन के टकराने के बीच का जो रास्ता ये कवर कर रहा है, जो पथ कवर कर रहा है, इसी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है। तो माध्य मुक्त पथ, आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। लिखिए, माध्य मुक्त पथ में पूरी हेडिंग डाले हैं, माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल। तो लिखेंगे, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत धनायनों
के टकराने के बीच के पथ को, दो क्रमागत धनायनों से टकराने के बीच के पथ को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दो धनायनों, तीन धनायनों, चार धनायनों से टकरा रहे हैं। दो धनायनों के टकराने के बीच का जो पथ होगा यही क्या होगा, माध्य मुक्त पथ होगा। मीन फ्री पाथ बोलते हैं इंग्लिश में इसको। लिखेंगे किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत धनायनों से टकराने के बीच का जो पथ होता है, या औसत पथ कह सकते हैं उसको, औसत दूरी कह सकते हैं उसको, औसत दूरी होती है, उसे ही इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हमको लग रहा समझ में आ रहा होगा। अब माध्य मुक्त पथ हो गया, मीन फ्री पाथ। अब श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया, इस धनायन से और इस धनायन तक गया, जितना उसने समय लिया, बात समझिए, इलेक्ट्रॉन इस धनायन से टकराया और यहां से चला अगले धनायन से टकराया, तो जितना उसको समय लगा उसी को क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। लिखेंगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन का, उसी में लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का दो धनायनों से टकराने के बीच, दो क्रमागत धनायनों से टकराने के बीच में लिया गया समय, दो क्रमागत धनायनों से टकराने के बीच में लिया गया समय इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। मीन समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराया, इस धनायन से टकराया, जितना रास्ता कवर हुआ वो क्या होगा, माध्य मुक्त पथ होगा। और इस रास्ता को कवर करने में जितना समय लगेगा वो क्या होगा, तुम्हारा श्रांति काल होगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल। अब बात करते हैं, और ये जो श्रांति काल होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल होता है ये बहुत कम होता है, यानी कि 10 की पावर -4 सेकेंड होता है। कितना होता है, 10 लिख लेंगे आगे। इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल बहुत ही कम होता है, 10 की पावर -4 सेकेंड का होता है। मीन समझ में आ रहा ना? एक धनायन से दूसरे धनायन तक टकराने में जाने में जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं, श्रांति काल। और ये श्रांति काल लगभग कितना होता है, तो ये चालकों में 10 की पावर -4 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 10 की पावर -4 सेकेंड में ये यहां से यहां तक रास्ता कवर कर लेगा। समझ में आ रहा ना? तो अब अगली हेडिंग है आपकी, ये हो गया माध्य मुक्त पथ व श्रांति काल हो गया। अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अब बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अनुगमन वेग। देखिए, इलेक्ट्रॉन, कोई चालक है, मान लो चालक है, ये कोई चालक है, इसमें यहां बैटरी लगा दी गई, ये प्लस ये माइनस। अब इसमें क्या होगा, ये आई धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, बहती है ना? आई धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, और इसमें के जितने भी माइनस होंगे वो प्लस की ओर बढ़ते हैं, जितने भी माइनस होंगे वो प्लस की ओर बढ़ते हैं। ये माइनस है गोले वाले,
ये माइनस क्या होते हैं, प्लस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्लस इधर से आ रहा है, माइनस इधर से आएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये प्लस माइनस की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुगमन वेग की। तो अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है, ऊष्मा मिल जाती है, और किसी को अगर ऊष्मा या ऊर्जा मिल गई तो वो बैठेगा नहीं, वो फिर आगे बढ़ेगा। तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं और चलने लगते हैं। इनको बाहर से ऊष्मा मिल गई, ऊर्जा मिल गई, तो इनमें एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरित गति उत्पन्न हो जाती है, त्वरित वेग उत्पन्न हो जाता है। त्वरण क्या होता है कि अभी स्पीड 0 है, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी स्पीड का बढ़ना, एक्सीलरेटर का बढ़ना। एक्सीलरेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन होना वो क्या होता है, त्वरित गति का होना। तो इनमें क्या होता है, त्वरित गति उत्पन्न हो जाती है, और त्वरित गति अगर उत्पन्न हो गई तो ये आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन से उससे धनायन से टकरा जाते हैं, और धनायन से टकरा गए तो इनका जो त्वरण उत्पन्न हुआ था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऊष्मा बचती है, तो वहां से फिर वहां टक्कर हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं, वहां से दूसरी दिशा में गए तो वहां पर एक धनायन मिल गया, उससे टक्कर हो गई, और उनका वहां पर क्या हो गया, त्वरण नष्ट हो गया। फिर वहां से अगली दिशा में गए, वहां पर धनायन मिल गया, जैसा मैंने पहले बताया, सेम वैसे प्रोसेस। वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है जाता है, धनायन से टकराता है दूसरी दिशा में, वहां धनायन मिल गया, तीसरी दिशा में, चौथी दिशा में, यानी कि इस तरह से क्या हो रहा है, इनमें जो त्वरित गति उत्पन्न हुई थी वो नहीं हो पाती है। कहने का मतलब त्वरण नहीं हो पाता, इनमें केवल एक नियत वेग उत्पन्न हो पाता है, एक समान वेलोसिटी, एक समान वेग उत्पन्न हो पाता है, जिसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, या अनुगमन वेग कहते हैं, या अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह का मतलब क्या होता है, नदी का बहना, पानी का बहना क्या होता है, अपवाह। तो अपवाह वेग उत्पन्न हो पाता। अपवाह का मतलब अपनी स्पीड में बहना, जैसे नदी का पानी क्या होता है, अपनी स्पीड में बह रहा है। वो अलग चीज है कि कहीं ऊंचाई नीचाई मिल गई तो स्पीड बढ़ गई, कम ज्यादा हो गई। बाकी अपवाह वेग क्या होता है, एक तरह से बहता है नियत वेग से। तो इस तरह से, तो आप लोग कापी पर लिखेंगे, किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर, लिखेंगे किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में, इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग, प्राप्त होने वाला औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। प्राप्त होने वाला औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। इसे VD से डिनोट करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। V फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट आप लोग जानते होंगे, ड्रिफ्ट वैली, सकरी घाटी, वो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां उल्टा बहती हैं, वो ड्रिफ्ट वैली में ही बहती हैं, यानी कि बहुत सकरी घाटी में नीचे की ओर बहती हैं। तो हाँ, इसको किससे, VD से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान बहुत ही कम, लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मान कितना होता है, 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होता है, 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारे द्वारा बताई गई कुछ हेडिंग्स लेसन 5 की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के रेगुलर वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।